इस कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। 35 क्लासेस जोधपुर पर आपको मेगा टेस्ट पूरे सॉल्व कराए जाएंगे। कम से कम 10 मॉडल पेपर में आपके बीच लेके आऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और किस तरीके से उसको एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन को ट्राई करना और किस तरीके से आप उसको अटेंड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ABCD, उसमें आंसर चूज करना। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे अपने पास सेक्शन A के अंदर। तो पहला क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, 2 वायर्स आर 12 मीटर एंड 16 मीटर लॉन्ग। These wires are to be cut into pieces of equal length. Find the maximum length of the each piece. तो अपने को कह रहा है ये कि 12 मीटर का तार है, एक है 16 मीटर का तार। दो तार लेने हैं और उनको इक्वल टुकड़ों में काटना है। तो कितने बराबर इक्वल टुकड़ों में काटना है? तो मैक्सिमम टुकड़ा है वो बराबर टुकड़ों में काटने पर सबसे मैक्सिमम टुकड़ा कितना मीटर का आएगा। तो अपने ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है अपने से? एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ अपन किस तरीके से निकालते थे अपन दोस्तों? तो 12 का एचसीएफ निकालना है। तो 12 में डिवाइड दिया 2 का, तो क्या है 6 में 2 का डिवाइड दिया 3 में डिवाइड दिया 3 का, तो 1। कितना है दोस्तों? 1। ठीक है। अब यहाँ पे 16 था, 16 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। और इसी तरीके से 16 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2 और बाकी की 2 और आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब एचसीएफ का मतलब ये होता है कि सबसे लोवेस्ट पावर इन दोनों के अंदर कॉमन जो आ रही है, सबसे लोवेस्ट पावर। यानी लोवेस्ट पावर किसकी आ रही है? 2 की पावर 2 इसके अंदर आ रही है, तो इसमें 2 की पावर 4 आ रही है। तो ये अपन किसको ले रहे हैं? 2 की पावर 2 को। यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 यानी 4। तो अपने को कितना टुकड़ा एक पीस काटना पड़ेगा? 4 मीटर का एक पीस काटना पड़ेगा। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ईच पीस। तो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? डी आंसर हो जाएगा इसका 4 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? इफ P and Q are zeros of polynomial ax square plus bx plus c, then find the value of P plus Q। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो अपने को यहाँ पे कह रहा है कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है वो उसको उठा के सीधा इक्वेशन में डाल दिया है। P और Q 2 पॉइंट है, 2 जीरोज है, पॉइंट नहीं होके 2 जीरोज है। किसके? पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल के जीरोज होने का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल अंदर ये अगर इनको रखा जाए तो पॉलिनोमियल हमेशा 0 होगा। तो इसका अपने को सीधा याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल के जीरोज की डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो p प्लस q पूछा अपने को। पॉलिनोमियल अगर 2 है p और q, तो p प्लस q पूछा है। तो p प्लस q क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये अपन ने पढ़ रखा है, तो माइनस बी अपॉन ए ये हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अपने को p इंटू क्यू पूछ लेता तो क्या करते? तो p इंटू क्यू क्या आता? p इंटू क्यू क्या आता है? c अपॉन ए। देखिए दोस्तों समझ में आया आपको क्या चीज बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? तो ये अगर जनरल फॉर्म है, अगर पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अगर पता करना है, 2 जीरोज है, तो उन 2 जीरोज का सम हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और उन दोनों का जीरोज का प्रोडक्ट होता है वो c अपॉन ए होता है। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, a इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जो b है वो क्या है? x का गुणांक है या कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। इसको मैं क्लियर कर दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए तीसरा
तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मोड ऑफ 6 4 3 6 4 3 4 6 5। तो x में भी, तो x में भी का मतलब होता है, तो x क्या हो सकता है, यानी कि जो मोड है क्या होगा, 6 4 3 6 4 3 4 6 5। अब कहने का मतलब ये है कि 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। यहाँ पे 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 6 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 4 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 4 और 6 दोनों, 4 और 6 दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर इसी ऑब्जेक्टिव टाइप का फोर्थ नंबर है, इफ इन एनी नंबर द यूनिट डिजिट इज a एंड द टेंथ डिजिट इज b, देन दैट नंबर इज। तो कौन वो नंबर कौन सा होगा। अब यूनिट नंबर को, यूनिट डिजिट को किससे इसने डिनोट किया है, यूनिट डिजिट को किया है इसने a से, यूनिट डिजिट को इसने a से डिनोट किया है, a से। और जो टेंस डिजिट है उसको डिनोट किया इसने b से। तो दोस्तों अपने को ध्यान ये रखना है, टेंस का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट का मतलब है यूनिट होता है। तो किसी नंबर को अपने को रिप्रेजेंट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन b और प्लस यूनिट डिजिट कितनी होगी a। कहने का मतलब है कि अपने पास 15 नंबर है, 15 को अपन किस तरीके से लिखेंगे, 10 इंटू 1 प्लस 5, ये लिखेंगे अपन 10 इंटू 1 प्लस 5। तो इसी तरीके से कितना हो जाएगा 15, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने पास आंसर हो जाएगा अपने पास यूनिट डिजिट 10 कितनी है, 10b प्लस 1, 10b प्लस 1 किस में आ रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर हो गया b। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1 and 11 respectively if the sum of the all term is 36, the number of term is। देखिए दोस्तों, अगर एपी का सम पता करना है तो दो फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला सम SN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को अपन लिखते हैं a से प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। ये होता है एक तो सम निकालने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d, क्या d क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंस। तो अपने को इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर अपने को फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और n की वैल्यू पूछी है और जो सम है वो दे रखा है 36। तो 36 सम दे रखा है इज इक्वल टू n, अपने को पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, और फर्स्ट टर्म दे रखा है अपने को 1 है और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 11 है। तो 11 1 12 इंटू n अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, यानी कि ये 2 से 12 गया तो 6n बच गया इधर, 6n इज इक्वल टू 36, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 36/6, यानी कि n बराबर 6 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 6, आंसर नंबर बी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से जरूर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो एक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक सीख देनी चाहूंगा, अगर मैथ्स का पेपर अटेंड कर रहे हो, आप बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हो, जिस दिन आपका बोर्ड है उस दिन आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, तो आपको मैथ्स का पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैथ्स का पेपर अपने पास आता है तो सबसे पहले अपने को शुरू के कम से कम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के,
या जो भी है शुरू के 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो अपने को 101% आते हो और अपन श्योर है उसमें कि अपन उसको 101% उसको अपन सही करेंगे। तो शुरुआती ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप शुरुआत में क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेंड करें जिसको आपको नहीं आ रहा है, आपको उसके बारे में संशय है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के लास्ट में कर सकते हो, सबसे लास्ट में कर सकते हो। ऐसा कोई कतई जरूरी नहीं है। बोर्ड के अंदर सीक्वेंस के अंदर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, 10 तक सीक्वेंस ही चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप उसमें से बीच में से क्वेश्चन उठा सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो। तो आंसर कर सकते हो, इसके लिए क्या होगा कि शुरू के जितने भी क्वेश्चन आप अगर 20 क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप आपने क्वेश्चन सही करे तो एग्जामिनर का पेन क्या होगा, राइट करना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो एग्जामिनर को ये चीज वो चीज अपने को 20 क्वेश्चन शुरू के ये चीज बताएंगे कि बंदा आगे वाला कैसा है, होशियार है या किस तरीके का बंदा है, उसको सीरियस लेना है या ऐसे ही फॉर्मेलिटीज करनी है। तो अगर 20 के 20 क्वेश्चन अगर राइट ऐसे चलने लग गया, उसका पेन कहीं पे भी क्रॉस पे नहीं गया, तो अगर ये पेन इस तरीके से चलने लग गया तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा अपने को नंबर देने के लिए, और आगे भी छोटी छोटी चीजों को छोड़ के वो मानेगा कि ये बंदा होशियार है, अगर इतने पहले राइट किया है तो ये भी ये राइट ही करेगा। ओनली वो आंसर पे जाएगा, बाकी का पीछे का तरीका तुम्हारा देखेगा ही नहीं कि आंसर सही है बंदे का, मतलब उसने उसका वो परफेक्ट आंसर ही होगा। तो पूरे में से पूरे ज्यादा नंबर लाने की ये ट्रिक है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसके बीच बीच में बातें करते रहेंगे ऐसी, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक कोई त्रिभुज है PQR एंड त्रिभुज DEF, यानी कि अपन PQR एक त्रिभुज बना, ये P, ये Q, ये R, एक त्रिभुज बना लेते हैं DEF, ठीक है, और एंगल है वो DE है बराबर है Q के, Q एंगल है यहाँ पे, ये थीटा है, तो इसका Q एंगल और D एंगल कहा गया है DEF, तो ये D एंगल, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और एक R एंगल और E एंगल भी बराबर है। R एंगल कौन सा, ये है, तो इसको मैं क्या मान लूं, अल्फा मान लूं, और इसके बराबर किसके बराबर, E के बराबर, ये भी क्या हो गया, अल्फा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये दो एंगल है इसके बराबर है, तो इसके बीचों इसकी जो साइड्स है वो भी, इसका भी रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि EF रेशियो अपने पास ये ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ऑफ PQR और ट्रायंगल ऑफ DEF। अपने पास एंगल दे रखा है कि एंगल D है, एंगल जो D है, एंगल ये D वाला, वो किसके बराबर है, Q के बराबर है, और एंगल है R है, वो किसके बराबर है, E के बराबर है। अगर दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो तीसरी साइड भी DE/QR। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख दूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, PQR को मैं PQR को तो कौन सा एंगल इसके बराबर है, D है Q के बराबर, तो Q के ऊपर रख दो, और R है E के बराबर, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, PQR, ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल, ये एंगल बराबर, ये साइड भी बराबर है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये बची है, ये इनका रेशियो भी सेम होगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि EF इक्वल टू RP ये वाला रेशियो, और ये बराबर किसका होगा, DE रेशियो QR के बराबर होगा। आंसर नंबर डी इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी लानी है तो एंगल साइड एंगल वाला रूल लगेगा, एंगल साइड्स एंगल, इनके बीच की साइड का रेशियो भी उनके बराबर होगा, और अगर ये सिमिलर हो गए तो उनके जो साइड से हैं उनका भी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। साइड से
साइड भी है। सिमिलरिटी अगर किसी भी ट्रायंगल में, दोस्तों एक बात अपने को ध्यान रखनी है, अगर सिमिलरिटी ट्रायंगल के अंदर आ जाती है, चाहे एंगल साइड एंगल आए या साइड एंगल साइड आए, तो इस तरीके की तीन सिमिलरिटीज मिलकर अगर आ जाती है तो वो ट्रायंगल की सारी साइडों का रेशियो होता है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब एक तो होती है सिमिलरिटीज एंगल साइड्स एंगल, एक होती है साइड्स एंगल साइड्स, एक होती है साइड्स साइड साइड एंगल। इस तरीके की अगर सिमिलरिटीज आ जाती है तो अपन क्या करेंगे, उसके जो साइड रेस्पेक्टिव साइड्स होती है उसका रेशियो भी उनके बराबर होता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कि ये जीरो, ये जीरो, ये कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और एक कॉमा एक पॉइंट है वो माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने को पता करनी है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स मान लो, तो माइनस एक्स और x1 कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया माइनस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर होल रूट। तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट डी के अंदर, तो डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।